भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो होती हुई नजर आती है। और इसी कड़ी में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हम बात करें निखिल, क्योंकि 31वां जो वैश्विक सम्मान उन्हें मिला है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक ग्लोबल लीडर के रूप में उनकी हम कह सकते हैं एक जो व्यक्तित्व है उनका, इस तरीके से लोकप्रियता है उनकी, उसको और मजबूत करता है। और ये भी भारत के लिए एक बड़ा सर्टिफिकेट है अगर सीधे तौर पर देखा जाए, एक के बाद एक। और जिस तरह से अभी संदीप जी ने कहा कि ये कोई ऐसा नहीं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, वो शब्द नहीं यूज करना चाहता हूँ, ये मेरा मतलब है कि इतने आर्थिक तौर पर संपन्न या शक्तिशाली देश नहीं है जिनके बारे में सारे के सारे शक्तिशाली आर्थिक तौर पर संपन्न, जिनको आप कहते हैं कि जो दुनिया में जिनकी कुछ वजूद है, जिनका हैसियत है, ऐसे देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक के बाद एक सम्मान दिया है। और एक बार फिर 31वां देश है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो भी ये चर्चा और आपको स्वीडन से जो तमाम लाइव अपडेट्स हैं वो देंगे ब्रेक के बाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे विशेष कार्यक्रम में। लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से भारत और स्वीडन के संबंध मजबूत होते नजर आ रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम यहाँ जिक्र कर रहे थे जो स्वीडन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को 31वां वैश्विक सम्मान यहाँ पर दिया गया है। और कहीं ना कहीं एक ग्लोबल लीडर के रूप में भी प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है, कैसे वो उसको और मजबूत करता हुआ नजर आता है। और साथ ही ना सिर्फ एक छवि बल्कि भारत के साथ जिस तरीके के संबंध अभी तक स्वीडन के रहे हैं, जो रिश्ते रहे हैं, उनको और मजबूती इसके जरिए मिलेगी। लेकिन आज की जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम है और खासतौर से जो द्विपक्षीय वार्ता की हम बात करें, क्या कुछ नए आयाम उसमें निकल कर आएंगे, उस पर लगातार हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और खासतौर से हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर संदीप जो हैं हमारे खास मेहमान, वो मौजूद हैं और उनसे लगातार जानने की हम कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या मायने हैं भारत स्वीडन की जब हम संबंधों को देखते हैं। और खासतौर से अगर देखा जाए संदीप जी, क्योंकि अब जो आम जन है या हम भारतीय नागरिकों की बात करें, हमें लगता है कि इसका हमें किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है जब हम तकनीक की बात करते हैं। क्योंकि आज के समय में तकनीक ऐसी चीज़ हो चुकी है जो कि हमारी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की हम बात करें या सुबह से लेकर रात तक कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल लगातार हम देखते हैं। तो उस लिहाज से क्या कुछ एक बड़ा असर जो है इस तकनीक तालमेल का हम मान सकते हैं भारत पर? देखिए, मुझे लगता है कि लीडरशिप की जो हमारी फोकस है वो तकनीक को लेकर ही है। और इसीलिए आज भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्किंग कंट्री बन गया है। दैट मीन्स मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत की 3rd स्थान है दुनिया में। ये बताता है दुनिया का सबसे बड़ा टेक सैवी एक मिडिल क्लास भारत में है। मिडिल क्लास नहीं, कोई भी क्लास हो, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो टेक सैवी पीपुल है ये हिंदुस्तानी है। तो एक कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो हमें लेवरेज मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि लीडरशिप को पूरा भरोसा है कि इस भारत को सबसे ज़्यादा यदि लेवरेज करने वाली कोई फोर्स है आज के देश में, टेक्नोलॉजी है। वो AI, सेमीकंडक्टर चिप से लेकर के क्रिटिकल मिनरल से लेकर जितनी भी सारी चीज़ें हैं आप देखिए। और उसके लिए गवर्नमेंट का प्लान भी, मैंने कहा कि इन्वेस्टर्स का जो कॉल कर रहे हैं हम, जो उनको इन्वाइट कर रहे हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आकर के इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रही, मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत वेलकम अप्रोच है। और भारत ने ये भी कह दिया कि आप आइए और यही को डिजाइन कीजिए, यही को डेवलपमेंट कीजिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आप आए और बेच के चले गए। ये जो बायर एंड सेलर अप्रोच था ना, और कि भारत एक मार्केट है, हमने क्या किया, सेलिंग किया और बाहर निकले, नहीं, भारत ने क्लियर किया ये तो नहीं होगा। आपको आए हैं तो आप यहाँ कोड डिजाइन कीजिए, कोड डेवलपमेंट कीजिए। मेक इन इंडिया, यस एग्जैक्टली, मेक इन इंडिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए। मेक इन इंडिया भारत ने कह दिया दुनिया से कि ये हमारी जर्नी है। ये वो जर्नी है कि इस जर्नी में यदि आप सहभागिता दें तो आपका वेलकम है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी स्वीडन में भी जो डिफेंस और एरोस्पेस की कुछ और कंपनी आएंगी, इसी मेक इन इंडिया का पार्ट बनेगी, ताकि हम ये कह सके कि इंडिया फर्स्ट अप्रोच। बट इंडिया फर्स्ट अप्रोच का एक इंक्लूजन है और एक समावेशी है। वो इंक्लूजन ये है कि जब हम इंडिया फर्स्ट कहते हैं तो वो ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि यही दर्शन जो है, जब आपने सम्मान की बात की है, तो सम्मान
ये इसलिए नहीं कि जियोपॉलिटिकल क्लाउड है हमारा, वो इसलिए है कि हमारा जो समावेशी दर्शन है, जो हमारा फिलॉसफी है, सर्वे संतु निरामया की, सर्वे भवन्तु सुखिनः की, ये एक लैंडस्केप में है। फिलीपींस, सिंगापुर से, इंडोनेशिया से, अर्जेंटीना से लेकर के, ब्रुनई से लेकर के दुनिया के हर कोने में जहां जहां विजिट हुई है भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, वो एक यही संदेश लेकर गए हैं कि हम और आप मिल करके ग्लोबल डेस्टिनी को बदल सकते हैं। और यही कल्चर फुटप्रिंट भारत को एक, मैंने कहा जिसको बार बार मैं कहता हूं, रिस्ट्रक्चरिंग ग्लोबल कन्वर्सेशन, क्योंकि उसके पहले का जो कन्वर्सेशन था वो ट्रांजैक्शनल था, और आज भी जो ग्रेट पावर कंपटीशन चल रहा है स्टिल वो जो ट्रांजैक्शनल है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर देखा जाए निखिल, कहीं ना कहीं संदीप जी भी इस बात से सहमत होंगे कि कैसे हमने भारत में पहले उस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार किया है, एमएसएमई को किस तरीके से हमने और मजबूत बनाया है, और जो प्रधानमंत्री का एक हम कह सकते हैं फोकस रहा, कैसे हम जब वोकल टू लोकल की बात करते हैं, लोकल से ग्लोबल की बात करते हैं, और मेरे ख्याल से उसकी जो बानगी है जो यहाँ उपहार दिया गया है उसमें भी हमें नज़र आ सकती है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं इसमें जोड़ भी दूं कि जो चेंजिंग द कन्वर्सेशन की बात डॉक्टर संदीप त्रिपाठी कर रहे हैं, उसमें किस तरह से ये पूरा चेंज आया है पिछले एक दशक में। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को, और क्या बदलाव आया है, क्यों बदला है, आखिर ऐसा क्या बदल गया जिसको कहते हैं कि विश्व के पटल पर, कि अब पहले क्या था और अब क्या हो गए। बहुत अच्छा आपके साथ, मैं चाहता भी था कि इस पर एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये अपील मुझे करता बार बार जब हम ये कहते हैं कि इंडिया इज रिस्ट्रक्चरिंग ग्लोबल कन्वर्सेशन। देखिए, स्टेप बाय स्टेप यदि चले, आप 2015 में देखिए, मैं सोलर अलायंस, मैं ग्रीन एनर्जी से बात कर रहा हूँ, वो एक बड़ा एक समिट होती है, पेरिस एग्रीमेंट होता है, भारत ने वहाँ एक आवाज़ रखी और उसके साथ साइन ही नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान को वो जगह बनाई कि ये सेंटर होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा। क्लाइमेट से लेकर के अब आप डिफेंस पर आइए, डिफेंस में भी हमने क्या किया, हम इंडिया की पहचान ही थी इंपोर्ट करने की। इंडिया आज पे मैंने बताया कि हम, इंडिया ने कहा कि 97,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया, एक ये कन्वर्सेशन है। हमने जब पाकिस्तान को ब्रह्मोस से मारा तो फिलीपींस ने कहा कि हमें भी ब्रह्मोस दीजिए अपना। आप समझिए कि हमने एक्शन, हमारे जो डिफेंस जो वो थे, जो इक्विपमेंट्स हैं, उन्होंने भी साबित किया है कि आज हमारी ये पोजीशनिंग है। तो एक कन्वर्सेशनल जो चेंज लाए। और दूसरी बात, 2022 का मैं कोट करना चाहूँगा। 2022 में क्या हुआ, ग्लोब से एक यूरोप में एक राउंड टेबल डिस्कशन था वहाँ पर, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी थे। उनसे पूछा गया है कि इंडिया कहाँ है, इंडिया की पोजीशनिंग कहाँ है। उन्होंने कहा, साफ कहा, उन यूरोपीय लीडर्स के सामने कहा कि इंडिया इज इंटाइटल्ड टू हैव इट्स ओन चॉइस। इंडिया कहाँ है, इंडिया की पोजीशनिंग कहाँ है, ये इंडिया तय करेगा। और ये तय कैसे कोई कर सकता है, जब वो पावरफुल कंट्री होगा। याद रखिएगा कि पावरफुल कंट्री ही अपना पोजीशनिंग रख सकती है। हमने रशिया यूक्रेन में 4 साल तक अपनी पोजीशनिंग रखी, और किसी के दबाव में, यूएस का दबाव था, ईयू का दबाव था, ईयू को हमने कह दिया था, ईयू को भी कहा कि आपकी प्रॉब्लम तो आपकी प्रॉब्लम है, वो दुनिया की प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टेटमेंट देकर आए हैं, उन्हीं की सरजमी पर देकर आए। तो कहने कैसे कि ये जो बोल्ड और असर्टिव जो टोन हमने दिखाया, वो इसलिए दिखाया क्योंकि इंडियन इकोनॉमी चेंज हो रही थी। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम वो बदल रहा था। हमारा, मैंने कहा कि हमने जब इंडस्ट्रियल हब बना रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं, तो आपकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बन रही है। आप इस कंट्री में पूरा इकोसिस्टम चेंज कर रहे हैं इकोनॉमिक मॉडल का। स्टार्टअप की बात करूं मैं, इस देश का जो यूथ है, सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, आईआईटी का नहीं, बल्कि सोशल साइंस का बच्चा आज स्टार्टअप खोलता है, डिफेंस का स्टार्टअप खोलता है। ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है इंडियन हिस्ट्री में कि पॉलिटिकल साइंस का बच्चा वो स्टार्टअप खोल रहा है, किसमें, डिफेंस में। आप समझ सकते हैं, ये है विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि इस देश में स्टार्टअप हम बनाएंगे, एमएसएमई को फैसिलिटेट करेंगे, उनको पॉलिसी बैकअप देंगे, और जब कंट्री पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार होगा, तब जो हम बात रखेंगे ग्लोबल स्टेज पर, उस बात का अपना वेटेज होगा। और इसीलिए 1990 तक जब हम साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात कहते थे, नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन की बात कहते, तो हमारी कोई सुनता नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारी फिलॉसफी तो थी, ताकत नहीं थी। आज फिलॉसफी के साथ आपके पास ताकत है। तो मुझे लगता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये कन्वर्सेशनल जो चेंज हुआ है,
डॉक्ट्रिन वही है, फिलॉसफी वही है, लेकिन आपने एसर्ट करना स्टार्ट किया, आपने कंट्री को इकोनॉमिक वेटेज दिया, आपने कंट्री को एक पूरे पॉलिसी बैकअप दिया, और इसीलिए मैं कहता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना भारत का जो है, ये जो फिलॉसफी है, ये भारत को बहुत आगे ले जाएगा। और इसीलिए एक इकोसिस्टम चेंज हुआ, जो यूथ जॉब ओरिएंटेड था, वो यूथ अब क्या होगा, मैन्युफैक्चर की तरफ बढ़ गया है। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, पॉलिसी शिफ्ट है। बिल्कुल। और इसीलिए मैं डिकोड कर रहा हूं कि जब आप बाहर इन्वेस्टर्स से कहते हैं कि आप हमारे आकर के डिफेंस कॉरिडोर बनाइए, तो उसके लिए भारत के पास स्किल्ड है, उसके पास भारत के साथ मैन फोर्स है। और दुनिया भी कहती है कि हमें रशिया के साथ हमारा जो पैक्ट हुआ, क्या था, मोबिलिटी पैक्ट था, वो इसी बात का था। तो स्वीडन में भी यही होगा, स्वीडन में भी स्वीडन जो हमारा इंट्रैक्शंस होगा उसी बात को लेकर कि आप अपनी कंपनी हमारे यहाँ भेजिए, हमारे पास स्किल फोर्स ऑलरेडी पर है। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो पॉलिसी बैकअप है या पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, यही ग्लोबल कन्वर्सेशन चेंज का सबसे बिल्कुल। बड़ा और खासतौर से संदीप, क्योंकि अब जो भारत का युवा है वो जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर के तौर पर उसको हम देख सकते हैं। और ये एक बड़ा बदलाव जो आया है, ये कहीं ना कहीं एक जो हमने इकोसिस्टम बिल्ड किया स्टार्टअप का, विश्व में तीसरा जो कि हमारा यहाँ स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, क्या उस वजह से, और स्वीडन के साथ किस तरीके से इसमें मदद जो है वो हमें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ सकती है? जी देखिए, यूरोपियन कंट्री में एक ऑलरेडी ये माइंडसेट था पहले ही। हम जानते हैं कि यूरोप के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स, जो भी वो पूरा यूथ होता है, वो एक इंडस्ट्रियल रिडन माइंडसेट होता है, जॉब ओरिएंटेड नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि वो माइंडसेट अब हमारा एक कन्वर्जेंस हो रहा है, क्योंकि आज हम भी ऐसा कोई भी यूथ जो है ग्रेजुएशन कर रहा, पीजी कर रहा है, रिसर्च कर रहा, तो उसका फोकस जब स्टार्टअप होता है तो वो पार्टनर खोजता है कि हमारा ग्लोबल पार्टनर को बन सकता है। वहाँ पर हमारे स्वीडन, जब बात हम पीपल टू पीपल इंटरेक्शन की करते हैं, तो मुझे लगता है स्वीडन वहाँ पर इमर्ज हो सकता है एज इंपॉर्टेंट प्लेयर, कि ठीक है, यहाँ की यूथ फोर्स और इंडिया की यूथ फोर्स एक ऐसा क्लब बनाते हैं, एक ऐसा जॉइंट एग्रीमेंट होता है कि दोनों यूथ और दोनों की गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करेगी। तो मुझे लगता है इस तरीके का रिसर्च प्रोजेक्ट्स जब आप कॉमन प्रोजेक्ट्स करते हैं, कॉमन स्टार्टअप करते हैं, अब माइंडसेट मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में स्टार्टअप को सोशल रिकॉग्निशन मिल चुका है, दैट्स द पॉइंट, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि सोशल रिकॉग्निशन हमारे यहाँ जो जॉब को, परमानेंट जॉब को मिलता था, नौकरियों को मिलता था, अब वो शिफ्ट हो रहा है, अब स्टार्टअप को मिल रहा है। क्योंकि क्यों मिल रहा है, इसके भी पीछे रीजन है कंटिन्यूअस, लगातार प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मोदी जी का बार बार ये कहना कि यूथ को स्टार्टअप पे आना होगा। तो मुझे लगता है, और वो सफल भी हो रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, अच्छी ग्रोथ स्टोरी लिख रहे हैं, मुझे लगता है वेल ऑफ हो रहे हैं, और एक ग्लोबल रिकॉग्निशन उनको मिल रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉलिसी, विजन, लीडरशिप स्वीडन और भारत को एक पटल पर लाएगा। जी, एक इसी में मैं अगर कह दूं कि एक छोटा सा सवाल कि फिर मैं चाहूँगा कि उसको थोड़ा सा बताइए, दुनिया का नज़रिया आखिर क्यों बदला? मतलब हम तो अपने में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे थे, और आज नहीं कर रहे थे, बहुत पहले से कर रहे थे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया के सोच में आया है, वो क्यों है? क्योंकि दुनिया एक बाइनरी अप्रोच में चल रही थी, और दुनिया में वो, देखिए, आज मुझे कोई दुनिया का ऐसा राष्ट्र नहीं कि जिसके लीडरशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशनल विजन हो। आप दुनिया का कोई कंट्री बता दिए, ये सब ट्राइफ है उसी जियोपॉलिटिक्स में, उसी राइवलरी में, उसी जीरो सम गेम में, कहाँ वॉर होना है, कहाँ एनेक्शंस करना है, किसके ऊपर अटैक कर देना, किसका क्रिटिकल मिनरल्स को छीन ले आना, किसको ट्रैप में ले लेना है, ये जो बड़े यही सब कर रहे हैं। भारत, आप देखिए पिछले 10 साल से आप देखिए, तो स्पेशली कोविड के बाद से देखिए कि चर्चा ही इसी बात पर है। अमेरिका कहता है कि आई एम सॉरी, सारे ग्लोबल ऑर्डर के इंस्टीट्यूशन से मैं बात नहीं करूंगा, उनसे हम बाहर निकल रहे हैं। तो जो जितनी बड़ी महाशक्ति हैं, वो अभी भी वही बातें कर रहे हैं जो 1945 में हो रही थी। तो आपने कहा कि आखिर दुनिया आपको सुन क्यों रही है? दुनिया इसलिए सुन रही है क्योंकि दुनिया थक चुकी है पुराने डॉक्ट्रिन को लेकर के, जिसको आप रियलिज्म कहते थे, जिसको वॉर रिडन सोसाइटी कहते थे, जिससे कहते थे आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है। हमने तो देखा भी अमेरिका को, अमेरिका कैसे अमेरिका की बादशाहत को। तो मुझे लगता है ये डिबेट इज गोइंग टू बी ओवर। अब ऐसा दुनिया में कौन सा राष्ट्र है जो, एक फिलॉसफी मैंने कहा कि पहले भी थी, आज भी है, लेकिन ताकत आपके पास नहीं थी उतनी, और पॉलिसी बैकअप जो होता वो नहीं था। आज ताकत आपके पास आ रही है। जब आपके पास फोर्स होती है तो हर कंट्री आपके पास आता है। ईयू कैसे आ गया? वो ईयू जो 2022 में आपसे सवाल पूछ रहा था कि आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हो,
आज वही 25 और 26 में वो EU आता है, आपके साथ FTA करता है। वो क्यों करता है? ये बात भी पॉइंट है इसका समझने का। वो इसलिए करता है क्योंकि उसने देख लिया है अमेरिका का डिक्लाइन टोन, कि अब इसकी अमेरिका की फितरत यही है, चाइना का फितरत भी यही है, इन महाशक्तियों का फितरत यही है कि छोटे कंट्री के रिसोर्सेस को कब्जा करो। और उन्होंने कहा यही जियोपॉलिटिक्स है। भारत ने कहा नहीं, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। और यूरोसेंट्रिक ऑर्डर ने कहा यही रियलिज्म है। उनके जो फिलोसफर्स हैं, जॉन मर्साइमर कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये अनार्कियल है। तो दुनिया अनार्कियल है, भारत भी मानता है दुनिया अनार्कियल है। भारत भी कहता है कि बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास ताकत है तो फिर आपकी आवाज सुनी जाइए, यदि उस आवाज में समावेशी गुण है। और इसीलिए G23 में जब हम बैठक कर रहे थे तो सवाल तो यही था कि दुनिया डिवाइडेड है, भारत कैसे ब्रिज करेगा, इस राइवल्स इंटरेस्ट को कैसे ब्रिज करेगा। अभी जब मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही थी ब्रिक्स की, ये भी सवाल आए, लेकिन भारत ने साबित किया, अपनी बार बार बात ने साबित किया कि हमारा चूंकि उद्देश्य एक्सपेंशनिज्म नहीं है, हमारा उद्देश्य दुनिया से कनेक्ट इसलिए होना है क्योंकि भारत को हम ग्रोथ रेट में अगले ग्रोथ स्टोरी लिखना चाहता है भारत, और इसलिए हम आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। हम इसलिए कनेक्ट होना चाहते हैं कि हमें अमेरिका को कमजोर करना है, हम इसलिए कनेक्ट होना चाहते हैं कि हमें ग्लोबल साउथ की कंट्री का जो क्लाइमेट फाइनेंस उसको ठीक करना है। तो मुझे लगता है ये जो एक आपका फिलोसफिकल मोड है, आपने उस आइडियलिज्म को रियलिज्म में चेंज किया है, जबकि यूरोसेंट्रिक ऑर्डर का रियलिज्म वही है जो 1945 का था। जी, निश्चित तौर पर जब आपने ये बातें कही हैं कि दरअसल तो उस वजह से एक बड़ा चेंज ओवर जो है वो जाहिर तौर पर हमें यहाँ नज़र आता है। और लगातार आप तक हम जो अपडेट हैं भारत स्वीडन की वो पहुंचा भी रहे हैं। क्या कुछ लगातार नई तस्वीरें जो हैं अभी तक निकलती हुई नज़र आ रही हैं, और अपने आप में ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण निखिल, क्योंकि किस तरीके से अभी तक हमने देखा जो अभी तक की स्थिति की अगर बात की जाए, क्या कुछ वो खास रही है और कई मायनों में यात्रा जो है खास होती हुई नज़र आई। जी बिल्कुल, ये यात्रा कई मायनों में खास होती नजर आई है और लगातार जो अपडेट्स हैं वो हम देते रहेंगे। फिलहाल भारत स्वीडन नवाचार से नई दिशा हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़े हुए अपडेट्स हम लगातार आगे बुलेटिन्स में देते रहेंगे। तो मुझे और मुकुल को फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे